हेलो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस चैप्टर में अपने पास अब लास्ट टॉपिक रहता है जैव बहुलक। जैव बहुलक क्या होते हैं, जैव बहुलक किसे कहते हैं। यदि हम जैव बहुलक की बात करें तो जैव बहुलक हम जानते हैं ऐसे बहुलक होते हैं जो जीवों में और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। वे बहुलक जो जीवों में और वनस्पति में पाए जाते हैं और जो वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, उन्हें हम जैव बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सभी जैव बहुलक के अंतर्गत आते हैं। नाम से स्पष्ट है, जो बहुलक जीवों में और वनस्पतियों में पाए जाते हैं उन्हें हम जैव बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल जो कि वृद्धि के लिए और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हम इसके अंतर्गत दो प्रकार के बहुलक पढ़ते हैं। नंबर एक हम देखते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक किसे कहते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक किसे कहते हैं। और नंबर दूसरा हम देखते हैं अजैव निम्नीकृत बहुलक किसे कहते हैं। दोनों बहुलकों में यदि हम अंतर देखें कि दोनों बहुलक होते क्या हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होता है, अजैव निम्नीकृत बहुलक क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, जिनका जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकरण हो जाए, जिनका जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकरण नहीं हो। यानी सबसे पहले यदि हम बात करें जैव निम्नीकृत बहुलक की, तो ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनका जीवाणुओं के द्वारा या एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में विघटन नहीं होता, सरल अणुओं में विघटन हो जाता है। हम पहले जैव निम्नीकृत की बात कर रहे हैं, तो जिनका जीवाणुओं के द्वारा या जिनका एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में विघटन हो जाता है, सरल अणुओं में विघटन हो जाता है, उसे तो हम बोलते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। और अजैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं, ऐसे बहुलक होते हैं जिनका जीवाणुओं के द्वारा या एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में विघटन नहीं होता है। दोनों में अंतर हो गया कि ये ऐसे बहुलक हैं जिनका जीवाणुओं के द्वारा या एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में विघटन हो जाता है, और ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनका जीवाणुओं के द्वारा या एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में विघटन नहीं होता। इसके अंतर्गत यदि हम एग्जांपल देखें, जैव निम्नीकृत बहुलक के अंतर्गत PHBB बहुलक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बहुलक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये बहुलक है, पॉलीलैक्टिक अम्ल है, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल है, ये सभी जैव निम्नीकृत बहुलक के अंतर्गत आते हैं। इन बहुलकों में आसानी से सरल अणुओं में विघटन हो जाता है, इसलिए इन बहुलकों से कोई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं होती। जबकि ये ऐसे बहुलक थे, ये नीचे वाले, जिनका जीवाणुओं के द्वारा विघटन नहीं होता, इसलिए इनसे पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो हम जो काम में लेते हैं, अधिकतर काम में लेते हैं, वो जैव निम्नीकृत बहुलक काम में लेते हैं। यदि हम जैव निम्नीकृत में एग्जांपल देखें तो ये है, और यदि हम देखें अजैव निम्नीकृत बहुलक, इसके अंतर्गत जो भी संश्लेषित बहुलक है, पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम अध्ययन करते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक में। जैव निम्नीकृत बहुलक में सबसे पहले नंबर एक हम बात करते हैं PHBB बहुलक क्या होता है। PHBB बहुलक, यदि हम इसका पूरा नाम देखें PHBB का, तो इसका पूरा नाम होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, ये इसका पूरा नाम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बहुलक है, ये सभी के याद होना चाहिए। PHBB बहुलक, इसका पूरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। अब अपने पास क्वेश्चन ये उठता है कि इस बहुलक को हम बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इस बहुलक को यदि हमको बनाना है तो इसके लिए जो बहुलक हमको, इसके लिए जो एकलक चाहिए, एकलक के रूप में हमें किन किन की आवश्यकता होती है, तो एक तो हमको चाहिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, एक तो इस एकलक की आवश्यकता होती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल की। और दूसरा हमको इसके लिए एकलक चाहिए 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल की आवश्यकता होती है। अब यदि हम दोनों का फॉर्मूला देखें, दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यदि अपने को इस चैप्टर को थोड़ा सीधा करना है, समझना है,
तो अपने को इसके महत्वपूर्ण सूत्र याद होने चाहिए। सूत्रों में हमने दोनों के फॉर्मूले लिखे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाते हैं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल कैसे बनाते हैं। यदि हम इसको देखें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 4 कार्बन हो गए, अम्ल लगा दिया, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी कर दिया। सबकी बैलेंसिंग पूरी कर दें तो यहां तो ये हो जाएगा CH3, 3 यहां हो जाएगा CH, 4 हो गई, कार्बन भी संयोजकता, यहां हो जाएगा CH2। अब यदि हम इसका नाम दें 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी हो गया, OH का पूर्व लगन लगाते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, नाम के पीछे ओइक अम्ल लगा दिया। हमने 11th क्लास में देखा है कि जब किसी भी एग्जाम्पल में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, वरीयता श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह पहले आता है उसका तो लगाते हैं अनुलग्न, और वरीयता श्रेणी में जो बाद में आता है उसका लगाते हैं पूर्व लग्न। इसका अनुलग्न हो गया ओइक अम्ल, वरीयता श्रेणी में यह क्रियात्मक समूह पहले आता है, और इसका लगाते हैं पूर्व लग्न, इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। इसी प्रकार यदि हम इसका फॉर्मूला बनाएं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल का, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन कर दिए, COOH ओइक अम्ल हो गया, 3 पर OH लगाना है, 3 पर OH लगा दिया। सबकी बैलेंसिंग पूरी करके लिखें CH3 CH2 CH CH2 COOH, इसका भी वही नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। दोस्तों अब यदि हमको PHBB बहुलक बनाना है तो इसके लिए हमको इन एकलकों की आवश्यकता होती है। अब देखो हम इससे PHBB बहुलक कैसे बनाएंगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 COOH। हमने इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल को इस तरीके से लिख दिया। वही 3 पर CH पर CH3 जुड़ा हुआ है, CH पर OH जुड़ा हुआ है। इसका नाम यदि हम देंगे तो इसको हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। इसके हमने ले लिए N अणु ले लिए। दूसरा एकलक लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल हो गया, CH3 CH2, यहां ये CH2 COOH। हमने 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल जो इस तरीके से लिखा था इसको इस तरीके से लिख दिया। वही CH से OH जुड़ा हुआ है, CH से OH जोड़ दिया, CH से CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, CH से CH3 CH2 जोड़ दिया। 1 2 3, 3 पर OH, 3 हाइड्रोक्सी हो गया पेंटेनोइक अम्ल, इसके N अणु ले लिए। अब इसका यदि हम नाम लिखें यहां तो इसका नाम अपने पास है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब इसमें होता क्या है, यदि हम इसका बहुलकीकरण की क्रिया देखें तो बहुलकीकरण की क्रिया में ये तो देगा OH, यहां से निकलेगा H, जल के अणु को बाहर निकाल दिया। अब आगे बहुलकीकरण में दोनों बैलेंसी फ्री और जुड़ते जाएंगे। किस तरीके से जुड़ेंगे तो बताओ, यहां 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल है तो इसके बाद क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। और जब बताओ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल को लिखोगे तो यहां से क्या निकलेगा तुम्हारे पास, ये तो निकल जाएगा OH, वहां से क्या निकलेगा H, जल का अणु निकल जाएगा, बैलेंसिंग फ्री कर देंगे। उसी प्रकार ये है, यहां इससे पहले तुम यदि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल को लिखोगे तो बताओ लास्ट में क्या आएगा COOH, यहां से क्या निकलेगा H, यहां से क्या निकल जाएगा OH, किसका अणु बाहर निकल जाएगा जल का, तो ये H निकल जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा। जब बहुत सारे अणुओं को आपस में हम जोड़ेंगे तो बताइए अब शेष क्या बचा अपने पास, O CH CH3 CH2 CO O CH CH से जुड़ा हुआ है CH2 CH3 CH2 COOH। COOH में से OH निकल जाएगा जब आगे जोड़ेंगे तो ये बैलेंसी फ्री। हमने कोष्टक के बाहर बहुलकीकरण की क्रिया हो गई, N लगा दिया। दोस्तों इस बहुलक का नाम है PHBB बहुलक। ये PHBB बहुलक है, जैव निम्नीकृत बहुलक है,
और इसको हम संघनन बहुलक भी कह सकते हैं, इसको हम विषम बहुलक या सह बहुलक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अणुओं का उत्सर्जन होता है, छोटे छोटे अणुओं का उत्सर्जन होता है, इसलिए हम इसको संघनन बहुलक कह सकते हैं। एक से अधिक प्रकार के एकलक होते हैं, इसलिए इसको हम विषम बहुलक या सह बहुलक कह सकते हैं। तो दोबारा एक बार देखें, PHBB पूरा नाम पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट होगा। जैव निम्नीकृत बहुलक है, योगात्मक बहुलक न होकर संघनन बहुलक है, विषम बहुलक है। इस बहुलक में एकलक होते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। जब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल का सह बहुलकीकरण कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है PHBB बहुलक। इस बहुलक का उपयोग नियंत्रित दवा निष्कासन में किया जाता है। ऑर्थोपेडिक उपकरण को बनाने में, जितने भी ऑर्थोपेडिक उपकरण होते हैं उनको बनाने में इस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो ये तो था नंबर 1 PHBB बहुलक। अब हम दूसरा बहुलक देखते हैं कि नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो बहुलक है ये क्या होता है। इसका निर्माण करने के लिए हमें कौन कौन से एकलकों की आवश्यकता होती है। तो नंबर दूसरा बहुलक हम देखते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6 बहुलक। इस बहुलक के लिए जो हमको एकलक की आवश्यकता होती है वो एकलक होते हैं, एक तो ग्लाइसिन, एक तो ये एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन, इसकी आवश्यकता होती है, और एक हमको आवश्यकता होती है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इस एकलक की आवश्यकता होती है। यदि हम दोनों के फॉर्मूले देखें, ग्लाइसिन का फॉर्मूला देखें तो ग्लाइसिन वाले फॉर्मूले में जो कार्बन होता है इससे एक तो जुड़ा होता है NH2 और एक जुड़ा होता है COOH समूह। इसका नाम अपने पास है ग्लाइसिन। ये एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में केवल एक यही एमिनो अम्ल ऐसा है जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु नहीं होता, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के यदि फॉर्मूले पर हम नजर डालें तो इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। हमने ग्लाइसिन के लिए N अणु। दूसरा एकलक एमिनो कैप्रोइक अम्ल, ये अपने पास रहा एमिनो कैप्रोइक अम्ल जो होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं, ये एमिनो कैप्रोइक अम्ल है। एमिनो कैप्रोइक अम्ल का फॉर्मूला देख लो, एमिनो कैप्रोइक अम्ल, ये एमिनो कैप्रोइक अम्ल का फॉर्मूला है। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 और 1 6 है। हमने बताओ इसके भी कितने अणु लिए हैं। इस बहुलक की बात कर रहे हैं हम नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो कि जैव निम्नीकृत बहुलक है। जैव निम्नीकृत बहुलक में, इस बहुलक में एकलक होता है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल। जब इन दोनों का कराएंगे सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण तो हमको जो बहुलक प्राप्त होगा उसका नाम होगा नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब तुम कहोगे साहब नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों बोला है? हमारे पास जो ये एकलक है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए इसका नाम हो गया नायलॉन 2। यहां कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, इसलिए कह दिया नायलॉन 6। अरे हमने जो इससे पहले पढ़ा था बहुलक, एक तो पढ़ा था नायलॉन 6 बहुलक और एक हमने बहुलक देखा नायलॉन 6 बहुलक। जो हमने पढ़ा था नायलॉन 6, केवल नायलॉन 6, उसका एकलक था कैप्रोलेक्टम और कैप्रोलेक्टम में कार्बन परमाणु की संख्या थी 6। उसके बहुलकीकरण से बना, इसलिए नाम दिया नायलॉन 6। दूसरा हमने कौन सा देखा? नायलॉन 6 बहुलक क्या होता है? तो नायलॉन 6 बहुलक के लिए एकलक था एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 6, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में कार्बन परमाणु की संख्या 6, इसलिए नाम दे दिया नायलॉन 6 बहुलक। ये जो बहुलक अपने पास है वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6। इस बहुलक में जो एकलक होते हैं, एक एकलक में तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है और एक एकलक में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है, इसलिए नाम दिया है नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब हम इसका कराते हैं बहुलकीकरण। यहां इससे निकलेगा OH बाहर,
यहां इससे निकलेगा H बाहर, जल के अणु का उत्सर्जन हो गया, आपस में जुड़ते जाएंगे। ग्लाइसिन है, एमिनो कैप्रोइक अम्ल, फिर ग्लाइसिन होगा, फिर एमिनो कैप्रोइक अम्ल होगा। उसी प्रकार यहां देखें, ग्लाइसिन है, एमिनो कैप्रोइक अम्ल होगा, बताओ अम्ल से OH मिलेगा, यहां से H निकल जाएगा जल का अणु बाहर, यहां से OH मिलेगा, ग्लाइसिन से मिलेगा H निकल जाएगा जल का अणु बाहर। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, NHCH2 CO NHCH2 का होल 5 CO, ये बहुलक बन गया। N अणु लिए, जल के बाहर निकल जाएंगे N अणु, और ये अपने पास जो बहुलक तैयार हो गया इसका नाम है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दोस्तों इस बहुलक में भी हमको एक बात नजर आ रही है कि जो ये बहुलक है इसमें भी CONH इकाई विद्यमान है, और हम जानते हैं जिस बहुलक में CONH इकाई विद्यमान होती है उसे बोलते हैं पॉलीएमाइड बहुलक। तो एक ये पॉलीएमाइड बहुलक का भी एग्जाम्पल है। तो हम जैव निम्नीकृत बहुलक में हमने पहला बहुलक देखा PHBB बहुलक क्या होता है, दूसरा हमने देखा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बहुलक क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीलैक्टिक अम्ल। पॉलीलैक्टिक अम्ल बहुलक कैसे बनाते हैं। एक बहुलक अपने पास है पॉलीलैक्टिक अम्ल, और एक बहुलक हम पढ़ते हैं पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, दोनों बहुलकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसको शॉर्ट में PGA बोलते हैं। दोनों बहुलकों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टांका लगाने में किया जाता है। इस बहुलक को यदि बनाना है तो इसके लिए लैक्टिक अम्ल का बहुलकीकरण कराया जाता है। इस बहुलक को बनाना है तो इसको बनाने के लिए ग्लाइकोलिक अम्ल का बहुलकीकरण कराया जाता है। लैक्टिक अम्ल का यदि हम फॉर्मूला देखें तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3CHOH CH3CHOH COOH, ये लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल का यदि हम IUPAC नाम में 1 2 3 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 कार्बन प्रोपेन हो गया, यदि हम इसका IUPAC नाम दें तो अपने पास हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर OH 2 हाइड्रोक्सी बोलेंगे, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम होगा। इसके लिए हमने N अणु इसका कराया हमने बहुलकीकरण। जब बहुलकीकरण करेंगे, इसके N अणु लिए इसका बहुलकीकरण करेंगे तो बताओ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। OH लिख दिया, CH से जोड़ दिया CH3 COOH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब बताओ इसके बहुत सारे अणु हम लेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखें, इसके बहुत सारे अणु जब हम लेंगे तो बताओ इसके बहुत सारे अणु लेने पर यहां से क्या निकलेगा, OH, क्योंकि आगे जब तुम जोड़ोगे तो वहां से OH जल का अणु निकल जाएगा, यहां से निकलेगा H, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे पास जो होगा वहां से मिलेगा OH, ये देगा H, किसका अणु बाहर निकल जाएगा, जल का। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, बैलेंसी फ्री OCH CH3 CO, बैलेंसी फ्री, इसका नाम है पॉलीलैक्टिक अम्ल। ये पॉलीलैक्टिक अम्ल है। जब लैक्टिक अम्ल का बहुलकीकरण कराया जाता है तो लैक्टिक अम्ल के बहुलकीकरण से हमें पॉलीलैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। पॉलीलैक्टिक अम्ल बहुलक प्राप्त होता है, यह लैक्टिक अम्ल है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टांका लगाने में किया जाता है। अब दूसरा हम यदि पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की बात करें, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल जो अपने को है, ये बहुलक कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम ग्लाइकोलिक अम्ल लेते हैं, ये ग्लाइकोलिक अम्ल है, ग्लाइकोलिक अम्ल का फॉर्मूला। इसके हम लेते हैं N अणु, इसका हम कराते हैं बहुलकीकरण। जब इसका बहुलकीकरण कराएंगे तो यहां से तो निकलेगा H, ग्लाइकोलिक अम्ल ग्लाइकोलिक अम्ल ग्लाइकोलिक अम्ल ग्लाइकोलिक अम्ल ग्लाइकोलिक अम्ल, इस तरीके से लिखते हैं। बताओ ग्लाइकोलिक अम्ल जो इससे पहले वाला होगा वो तो दे देगा OH,
यहां से निकलेगा H, जल का अणु निकल गया बाहर, वैलेंसी फ्री कर देंगे यहां इसकी। ऐसे इससे पहले इसके बाद में लिखेंगे तो ये तो देगा OH, उससे मिलेगा H, जल का अणु निकल जाएगा, वैलेंसी फ्री, OCH2CO, ये है अपने पास पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल बहुलक, इसके N अणु लिख दिए। ये पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल है, ये पॉलीलैक्टिक अम्ल है, और इन दोनों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टांका लगाने में किया जाता है। सबसे मजबूत रेशे होते हैं, अपने आप गल जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक उपयोग पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल का किया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात थी जैव बहुलक कि जैव बहुलक होते क्या है। और अपने पास इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। तो हम देखते हैं बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो निश्चित नहीं होता। इसको हम औसत द्रव्यमान के रूप में दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर एक तो हम देखते हैं संख्या औसत अणुभार क्या होता है। संख्या औसत अणुभार के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को, हम संख्या औसत अणुभार के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और एक हम व्यक्त करते हैं इसको भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार के रूप में। दोनों में देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। संख्या औसत अणुभार, यदि हम सबसे पहले बात करें संख्या औसत अणुभार किसे कहते हैं। संख्या औसत अणुभार जो होता है इसको हम व्यक्त करते हैं mn बार से। संख्या औसत अणुभार को, नंबर हो गया, औसत हो गया, अणुभार हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है अपने पास सिग्मा mi बटे सिग्मा ni। ये संख्या औसत अणुभार का फॉर्मूला है। और यदि हम भार औसत अणुभार देखें तो इसको हम व्यक्त करते हैं mw बार से। वेट औसत हो गया, अणुभार हो गया, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है सिग्मा mi स्क्वायर ni बटे सिग्मा mi ni। ये फॉर्मूला होता है। दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ये संख्या औसत अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला है और ये भार औसत अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहां ये सिग्मा ni क्या है, किसी भी बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संख्या। सिग्मा mi क्या है, बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संहति। संहति का मतलब द्रव्यमान। अब यदि हम इसको परिभाषित करें तो किस तरीके से करेंगे। जब किसी बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संहति को, बहुलक में 50 अणु है, 100 अणु है, सभी अणुओं की कुल संहति को जब सभी अणुओं की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला मान संख्या औसत अणुभार कहलाता है। दोबारा बोल दो एक बार, संख्या औसत अणुभार किसे कहते हैं, संख्या औसत अणुभार को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जब किसी बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संहति को अणुओं की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला मान संख्या औसत अणुभार कहलाता है। दोस्तों, यदि हमको इस सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है, हमने माना अपने पास कोई बहुलक है, अनेक अणुओं से मिलकर बना है। अब यदि अपन बात करें, माना किसी बहुलक के नमूने में, माना किसी बहुलक के नमूने में जो m1 अणुभार वाले हैं, m1 अणुभार वाले अणुओं की संख्या है n1, अणुओं की संख्या है n1। हम एक तरीके से माने कि इसमें 20 किलो के भी हैं, इसमें 30 किलो के भी हैं, इसमें 50 किलो के भी हैं। 20 किलो वाले हैं 20, 30 किलो वाले हैं 50, 50 किलो वाले हैं 30। तो जिनका m1 अणुभार है, हमने माना उस बहुलक के नमूने में उन अणुओं की संख्या कितनी है, n1। m2 अणुभार वाले, m2 अणुभार वाले अणुओं की संख्या है n2।
M3 अणुभार वाले हैं, उनके अणुओं की संख्या अपने पास है, जो जिनका द्रव्यमान, जिनका अणुभार M3 है, उनके अणुओं की संख्या है N3। इसी प्रकार यदि और भी है, M4 है तो और N4 हो जाएगा, M5 है तो N5 है तो N5 हो जाएगा। तो हमने माना कोई अपने पास बहुलक का नमूना है, उस बहुलक के नमूने में जो जिनका अणुभार M1 है, उनके अणुओं की संख्या है N1, जिनका अणुभार M2 है, उनके अणुओं की संख्या है N2, और जिनका अणुभार M3 है, उनके अणुओं की संख्या N3 है। तो बताओ फिर अपने पास बहुलक में सभी अणुओं की कुल संहति, यदि अब हम बहुलक में सभी अणुओं की कुल संहति देखें, कुल द्रव्यमान देखें, तो कुल अणुओं की कुल संहति कैसे ज्ञात करेंगे? हम अणुओं की कुल संहति ज्ञात करने के लिए संख्या को अणुभार से गुणा कर देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा यदि हम देखें, तो अपने पास हो जाएगा M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, यदि और आगे है तो डॉट डॉट लगाकर और लिख देंगे। अब बताओ इसको हम पूरे को एक साथ कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा M1 M2 M3 को व्यक्त कर दिया Mi से, N1 N2 N3 को व्यक्त कर दिया Ni से। ये अपने पास आ गया सभी अणुओं की कुल संहति। अब यदि हम देखें बहुलक के नमूने में कुल अणुओं की संख्या क्या है, कुल अणुओं की संख्या की बात करें हम, कुल अणुओं की संख्या, अब बताओ अणुओं की संख्या को यदि हम देखें तो अपने पास है N1 प्लस N2 प्लस N3। हमको निकालना है संख्या औसत अणुभार, तो हमने संख्या ले ली, संख्या औसत अणुभार। अब इसको हम बताओ N1 N2 N3 को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा Ni, सबका योग करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बताइए अपने पास संख्या औसत अणुभार का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर? सिग्मा Mi Ni बटे सिग्मा Ni, ये कहलाता है संख्या औसत अणुभार। तो जब किसी बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संहति को अणुओं की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला मान संख्या औसत अणुभार कहलाता है। दोस्तों इसका मान जो हम ज्ञात करते हैं परासरण दाब या अन्य कई अणुसंघ गुणधर्म विधियों द्वारा इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ये तो अपने पास बात थी कि संख्या औसत अणुभार क्या होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, भार औसत अणुभार किसे कहते हैं? भार औसत अणुभार जो होता है इसको MW बार से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला अपने पास होगा सिग्मा Mi स्क्वायर Ni बटे सिग्मा Mi Ni। इस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? वही बात, माना अपने पास किसी बहुलक के नमूने में ये पूरी की पूरी बात एक साथ है। अपने पास बताओ सभी अणुओं की कुल संहति देखें, तो अपने पास सभी अणुओं की कुल संहति क्या आएगी? क्या लिखूंगा मैं यहां? सभी अणुओं की कुल संहति, सभी अणुओं की कुल संहति, इसको किस तरीके से लिखूंगा? सिग्मा M, या हम इसको इस तरीके से लिख दें M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यदि है नमूने तुमको ले लेंगे। अब हम इसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं? यहां तो हमने ये लिया, संख्या ले ली हमने, अगले स्टेप में क्या करते हैं? जो ये सभी अणुओं की कुल संहति है इसको हम क्रमिक आणविक संहति से गुणा करते हैं। इसको जैसे M1 से गुणा कर देंगे, इसको M2 से गुणा कर देंगे, इसको M3 से गुणा कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? क्रमिक आणविक संहति से गुणा करके योग करने पर, क्रमिक आणविक संहति से गुणा करके योग करेंगे उसका। तो बताओ गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे? M1 से गुणा करना है M1 N1 को, प्लस M2 से गुणा करना है M2 N2 को, प्लस, यानी हम यहां इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणा कर रहे हैं, यहां इसको हम इस तरीके से लिखें, गुणा कर रहे हैं, प्लस M3 से गुणा कर रहे हैं M3 N2 को। तो बताओ अपने पास क्या आएगा? M1 स्क्वायर N1 प्लस M2 स्क्वायर N2 प्लस M3 स्क्वायर N3, ये हो गया अपने पास। इसको हम सब एक साथ कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा Mi स्क्वायर Ni, इस तरीके से लिख सकते हैं। दोबारा देखें इसको हम, अपने पास सभी अणुओं की कुल संहति आ गई इस वाले टॉपिक में। अब हम सभी अणुओं की कुल संहति को क्रमिक आणविक संहति से गुणा करते हैं और फिर गुणा करने के बाद उसका योग करते हैं।
हमने इसको M1 से गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इस संयति को हमने M2 से गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इस संयति को हमने M3 से गुणा कर दिया। फिर इसका मान देखें तो ये गुणा करने पर M1 स्क्वायर N1 हो गया। इसको देखें तो ये M2 स्क्वायर N2 हो गया। इसको देखें तो ये M3 स्क्वायर N3 हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हम सभी अणुओं की कुल संयति देखें, बताओ यहां भार है तो हम देखेंगे सभी अणुओं की कुल संयति। तो बताओ सभी अणुओं की कुल संयति कैसे लिखते हैं? सभी अणुओं की कुल संयति अपने पास आ जाएगी सिग्मा MiNi। सभी का योग कर देंगे। कैसे निकालेंगे इसको? M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, इस तरीके से लिख देंगे। तो बताओ फिर अपने पास भार औसत अणु भार का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सिग्मा Mi स्क्वायर Ni बटे सिग्मा MiNi। इसको कैसे बोलेंगे हम? जब किसी बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संयति को क्रमिक आणविक संयति से गुणा किया जाए, फिर उसका योग किया जाए और योग करने के बाद सभी अणुओं की कुल संयति से उसे विभाजित किया जाए, तो प्राप्त होने वाला मान भार औसत अणुभार कहलाता है। जब किसी बहुलक के नमूने में सभी अणुओं की कुल संयति को क्रमिक आणविक संयति से गुणा किया जाए, फिर उसका योगफल किया जाए और उसमें सभी अणुओं की कुल संयति से उसको विभाजित कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाला मान भार औसत अणुभार कहलाता है। भार औसत अणुभार का मान यदि हम ज्ञात करें तो कौन कौन सी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन विधि द्वारा, द्रुत अपकेंद्रण विधि द्वारा, अवसादन विधि द्वारा, इन विधियों के द्वारा इसका मान ज्ञात किया जाता है। तो यह था भार औसत अणुभार। इसके बाद एक टॉपिक है अपने पास बहुपरिक्षेपण घातांक किसे कहते हैं। यदि हम बहुपरिक्षेपण घातांक की बात करें कि बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है, तो बहुपरिक्षेपण घातांक की परिभाषा होती है mw बार बटे mn बार। यह बहुपरिक्षेपण घातांक होता है। बहुपरिक्षेपण घातांक किसे कहते हैं? भार औसत अणुभार तथा संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है उसको बहुपरिक्षेपण घातांक कहते हैं। भार औसत अणुभार तथा संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है उसे बहुपरिक्षेपण घातांक कहते हैं। इसका मान हमेशा जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, प्राकृतिक बहुलक के लिए हमेशा इसका मान 1 होता है। प्राकृतिक बहुलक के लिए भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का मान समान होता है, और जो संश्लेषित बहुलक होते हैं उनके लिए हमेशा इसका मान 1 से अधिक होता है। संश्लेषित बहुलक जो भी होगा जिसको बनाया जाएगा उसके लिए बहुपरिक्षेपण घातांक का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक था कि बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है और बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को हम किस किस रूप में व्यक्त करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर था फिर अपना पॉलीमर बहुलक। देखा होगा आपने चैप्टर। यदि आप इस चैप्टर को शुरू से पॉलीमर फर्स्ट से पढ़ते हुए चलते हो तो निश्चित तौर पर आपके चैप्टर पढ़ोगे, समझ में आएगा। यदि आप किसी को भी इसके नोट्स के लिए संपर्क करना है, जो आपने समझा है कि इसको हमको भी लिखा लिखाए इसके नोट्स मिल जाए, तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जिस तरीके से आपको समझाया गया है पूरा नोट्सों में भी आपके पास उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।